मेरी पूरी राम कहानी सुनकर सारे घर वाले खूब हंसे और शुक्र है कि किसी ने मुझे भांग खाने के लिए डांटा नहीं। बात करते करते सुबह के 4 बज गए थे, इसलिए ताऊ जी ने कहा कि सब कुछ देर आराम कर ले, पर मुझे तो सुबह ही निकलना था। पर ताऊ जी ने कहा कि आराम कर लो और 7 बजे उठ जाना, इसलिए सारे लोग सो गए और सुबह 7 बजे जब मैं उठा तो ताई जी, भाभी और माँ रसोई में नाश्ता बना रहे थे। फ्रेश होकर नाश्ता किया और ताई जी ने रास्ते के लिए भी बांध दिया कि भूख लगे तो खा लेना। शहर हम 11 बजे पहुंचे और पहले आशु को कॉलेज छोड़ मैं ऑफिस पहुंचा। सर ने थोड़ा डांटा फिर जाने दिया क्योंकि आधा दिन लेट था मैं। दिन गुजरते गए और आशु के एग्जाम आ गए और उसने फिर से क्लास में टॉप किया। ये खुशी सेलिब्रेट करना तो बनता था, तो रविवार को मैं उसे लंच पर ले जाना चाहता था, पर उसके कॉलेज के दोस्त भी साथ हो लिए और सब ने कॉन्ट्री करके लंच किया। कुछ महीने और बीते और आशु का जन्मदिन आया। मैंने उसे पहले ही बता दिया था कि एक दिन पहले ही मैं उसे लेने आऊंगा, पर आशु कहने लगी कि उसके असाइनमेंट्स पेंडिंग है और अपने दोस्तों के साथ उसने कुछ क्लास बंक की थी तो वो भी कवर करना है उसे। तो मेरा प्लान फुस हो गया, पर वो बोली कि शाम को उसके सारे दोस्त उसके पीछे पड़े हैं कि उन्हें ट्रीट चाहिए तो हम शाम को मिलते हैं। अब कहाँ तो मैं सोच रहा था कि उसका बर्थडे हम अकेले सेलिब्रेट करेंगे और कहाँ उसके दोस्त बीच में आ गए, पर मैं ये सोचकर चुप रहा कि कॉलेज के दोस्त कभी कभी करीब होते हैं और मुझे आशु को थोड़ी आज़ादी देनी चाहिए, वरना उसे कि मैं पजेसिव हो रहा हूँ। अब मैं भी इस दौर से गुजरा था, इसलिए दिमाग का इस्तेमाल किया और आशु के बर्थडे को खराब नहीं किया, बल्कि उसी जोश और उमंग से मनाया जैसे मनाना चाहिए। आशु के चेहरे की खुशी सब कुछ बयान कर रही थी और मेरे लिए वही काफी था। दिन बीतने लगे और आशु के कॉलेज के दोस्तों ने कोई ट्रिप प्लान कर लिया। मुझे लगा कि शायद मुझे भी जाना है, पर मुझे तो इनवाइट ही नहीं किया गया क्योंकि वैसे भी मैं कॉलेज वाला नहीं था। आशु ने मुझसे मिन्नत करते हुए जाने की इजाजत मांगी तो मैंने उसे मना नहीं किया। इस ट्रिप पर बनने वाली यादें उसे उम्र भर याद रहेगी। जितने दिन वो नहीं थी उतने दिन मैं रोज उसे सुबह शाम फोन करता और उसका हाल चाल लेता रहता। जब वो वापस आई तो बहुत खुश थी और मुझे उसने ट्रिप की सारी पिक्चर दिखाई और वो रविवार मेरा बस आशु की ट्रिप की बातें सुनते हुए निकला। दिन बीत रहे थे और काम की वजह से कई बार मुझे शनिवार को बरेली जाना पड़ता और इसलिए हम शनिवार को मिल नहीं पाते, पर रविवार मेरा सिर्फ और सिर्फ आशु के लिए था। उस दिन वो आती तो मेरे लिए खाना लाती और कॉलेज की सारी बातें बताती और कई बार तो हम रविवार को पढ़ाई भी करते। दिन बीते, महीने बीते और सब कुछ सही चल रहा था। कम से कम मुझे तो यही लग रहा था। मेरे अकाउंट में लाख रुपए कश और बाकी के 4 लाख की मैंने FD करा दी थी जो अगले साल मार्च में म्याचुआ होने वाली थी। इधर मैंने बेंगलुरु में लोकेलिटी फाइनल कर ली थी। आशु के डॉक्यूमेंट्स जैसे पॉन कार्ड, आधार कार्ड और इलेक्शन कार्ड सब मेरे ही एड्रेस से तैयार हो गए थे। आशु का बैंक अकाउंट भी खोला जा चुका था, जिसके बारे में मेरे और आशु के अलावा किसी को कोई भनक नहीं थी। हमारे गायब होते ही सब मेरा अकाउंट चेक करते, पर किसी को तो पता नहीं कि आशु का भी कोई बैंक अकाउंट है। मुझे बस भागने से कुछ दिन पहले अपने अकाउंट से सारे पैसे निकालकर आशु के बैंक में कैश जमा करने थे। बस एक ही काम बचा था, वो था ट्रेन की टिकट, जिसे मैंने पहले बुक नहीं कर सकता था। कारण ये कि जिस दिन हम भागते उस दिन के चार्ट में हमारा नाम होता और सबको पता जाता कि ये दोनों कहाँ भागे हैं। इसलिए जिस दिन भागना था उससे एक दिन पहले मुझे तत्काल टिकट लेनी थी। वो भी कुछ इस तरह की लखनऊ से वाराणसी पहुंचने के बाद आधे घंटे के अंदर ही दूसरी ट्रेन चाहिए थी जो हमें मुंबई उतारती और वहां से फिर आधे घंटे में दूसरी टिकट जो बेंगलुरु छोड़ती। मैंने एक बैकअप प्लान भी बना रखा था कि अगर ट्रेन लेट हो गई तो हमें बस लेनी होगी। लखनऊ में कहां से ट्रेन पकड़नी थी वी जगह भी तय थी। स्टेशन से ट्रेन पकड़ना खतरनाक था क्योंकि सबसे पहले हमें ढूंढते हुए आते, इसलिए मैंने रेलवे फाटक देख रखा था। इस फाटक पर हमेशा जाम रहता था और हर बार ट्रेन यहाँ स्लो होती और फिर करीब मिनट भर बाद ही आगे जाती थी। किसी भी हालत में कोई भी हमें ढूंढता हुआ यहाँ नहीं आ सकता था। मतलब प्लान बिल्कुल सेट था और मैंने उसमें कोई भी लूपहोल नहीं छोड़ा था। खैर ये तो रही प्लान की बात, पर अब तो मेरा जन्मदिन आने वाला था और क्योंकि इस बार जन्मदिन वीकडे पर पड़ना था तो मैंने पहले ही छुट्टी ले ली थी। प्लान तो था कि आशु को मैं एक दिन पहले ही उसके हॉस्टल से ले आऊंगा, पर जब उसने बताया कि उसके असाइनमेंट्स पेंडिंग हैं और कुछ लेक्चर भी हैं तो मैंने उससे कहा कि अगले दिन वो हाफ डे में इधर भाग आए। 2 तारीख आई, मेरा जन्मदिन अगले दिन था और घड़ी में रात के 12:30 बजने को आए थे, पर अभी तक आशु ने मुझे कॉल करके विश नहीं किया था। हर साल वो ठीक 12:01 पर मुझे कॉल किया करती थी, पर इस बार इतनी लेट कैसे हो गई। फिर मैंने सोचा कि शायद कॉलेज से थक कर आई होगी और सो गई होगी।
कोई बात नहीं, कल विश कर देगी। ये सोचते हुए मैंने फोन को तकिए के नीचे रख दिया और तभी मेरे फोन पर बर्थडे के विश वाला मैसेज आया, जिसे देखकर मेरे चेहरे पर मुस्कान आ गई और मैंने जवाब में उसे ढेर सारी चुम्मियों वाली स्माइली के साथ थैंक यू का मैसेज भेजा, पर उसके बाद वो ऑफलाइन हो गई। मैंने बात को दरगुजर किया और मुस्कुराते हुए सो गया। सुबह से ऑफिस के सभी दोस्तों के मैसेज आने लगे थे, घर से भी फोन पर बधाइयां आने लगी थी। आशु के आने तक मैं बस यही सोच रहा था कि घर से भागने से पहले ये मेरा आखिरी जन्मदिन होगा और फिर अगले जन्मदिन पर मैं और आशु एक साथ बेंगलुरु में अपनी नई जिंदगी शुरू कर रहे होंगे। मोहित और प्रफुल्ल ने इस बार जरूर कहा था कि पार्टी करते हैं, पर मैंने उन्हें ये कहकर टाल दिया कि अगर आशु को पार्टी दिए बिना तुम्हारे साथ पार्टी की तो वो नाराज हो जाएगी। दोनों ने मिलकर मेरा बड़ा मजाक उड़ाया कि देखो, शादी से पहले ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा। मैं फ्रेश होकर नाश्ता बना रहा था कि तभी आशु का मैसेज आया कि वो 12 बजे आएगी और मैं इस खुशी में अपने फोन पर गाने लगा कर कुछ खास बनाने की तैयारी करने लगा और नाचता हुआ इधर से उधर घर में घूम रहा था। 12:30 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई तो मैंने मुस्कुराते हुए दरवाजा खोला और आशु को प्यार से घर के अंदर आने का निमंत्रण दिया। आशु भी अंदर आ गई और उसने मेरे फोन में बज रहे गानों को एकदम से बंद कर दिया। मैंने आगे बढ़कर उसे गले लगाना चाहा तो उसने अपने हाथ को मेरी छाती पर रख के रोक दिया। मुझे उसका ये व्यवहार बड़ा अजीब लगा, पर जब उसके चेहरे पर नजर गई तो वो बहुत सीरियस थी।